बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज की एक बहुत ही अहम ख़बर है कि पाकिस्तानी फ़ौज के 3 मज़ीद रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है और इनके जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ जो इनके ताल्लुकात थे, रवाबत थे, उनकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। तो ये जो 3 अफसरान को तहवील में लिया गया है, इसका ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के साथ है। तो क्या जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है उसके प्रोसेस के अंदर कुछ मज़ीद ऐसी शख्सियात का नाम भी आ सकता है कि जो जनरल फैज़ को ऑर्डर दे रही थी या जनरल फैज़ के बॉसेस में शामिल थी? ये एक बहुत अहम सवाल है जो पिछले 3-4 दिन से मीडिया में उठाया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक और भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बताया था कि जनरल बाजवा जो हैं वो नवंबर 2022 में अपनी एक्सटेंशन के लिए भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंजाब असम्बली के स्पीकर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का जो ये दावा है उसको बड़े ही मलफूफ अंदाज में झुटलाने की कोशिश की है। तो असल सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ज़रा मैं एक क्लिप जो है मलिक अहमद ख़ान साहब का मुख्तसरन सा वो मैं आपको सुनवा देता हूँ ताकि वो आपको पता चल जाए कि वो दरअसल क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्योंकि एक बड़े ज़ीरक आदमी हैं, शायद उनके हाफजे में बात नहीं रह गई। NDU में, न्यूयॉर्क में इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड के नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और उनकी पोजीशन थी। मेरे पीछे एक लाइन है जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। 29 नवंबर को जब उनकी रिटायरमेंट थी और नए चीफ की अपॉइंटमेंट थी तो पिंडी में GHQ के दीवारों के बाहर एक धरना भी जाके बैठा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दैट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं हो सकता कि एक ऐसा आदमी जिसने वो नाम भेजने हैं, अगर उनकी कोई बदनीति होती या उनकी कोई ऐसी बात होती जिसमें वो अपनी कोई चॉइस डिक्टेट कर रहे होते, तो उसमें शायद उनके पास मेरी समझ के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और मेरी कुछ बातचीत के मुताबिक भी कुछ उनके पास ऑप्शंस थे, अगर वो कोई इल मोटिव प्ले करना चाहते, मेरिट को इंश्योर ना करना चाहते। अच्छा ख्वाजा साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब का ये ख्याल है कि कुछ चीज़ें आपके हाफजे से निकल गई हैं, तो आप इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? बहुत मेहरबानी मीर साहब। मेरा हाफसा जो है ठीक है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे आपसे जवाब दे देते हैं। बाज़ का मसलतों की वजह से जवाब देते हैं, बाज़ का वाकई बुढ़ापे की वजह से जवाब देते हैं। लेकिन मेरा हो सकता है अभी 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले तक की बातें मुझे हो सकता है याद ना रहें, लेकिन मुझे माजी जो है ना, जो आपके साथ भी जो रफाकत रही है 34-35 साल से, उसका एक एक लम्हा याद है। मलिक अहमद ख़ान साहब मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, उनके बुजुर्गों के साथ मेरी बड़ी न्याजमंदी थी और मुझसे उस न्याजमंदी का तकद्दुस भी मेरे सामने है। लेकिन आप नोट करें कि वो किसी और सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं किसी और सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे नैरेटिव में, उनके नैरेटिव में और मेरे नैरेटिव में कोई तजाद नहीं है। वो NDU की बात कर रहे हैं, वो आपका भी नाम ले रहे हैं, मालिक साहब का भी नाम ले रहे हैं कि आप लोग भी वहां पे मौजूद थे। उसके बाद न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली इस बात की जो भी मैं बातें कर रहा हूँ वो बातें वो हैं जो उनकी रिहाइश गाह को, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिहाइश गाह उधर हुई, जिनमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम कभी कहीं उठ के मैं बाहर चला गया या मलिक अहमद ख़ान साहब बाहर चले गए वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। अदरवाइज हम दोनों वहां पे इकट्ठे थे और हमारे सामने सारी बातें हुई हैं। इसलिए हमारी बातों की कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो बज़ाहिर मुझे नजर नहीं आती। नहीं वो ख्वाजा साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, ख्वाजा साहब, जो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जी वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, वो अपने लिए भी कोशिश कर रहे थे। इस चीज़ की वो तरदीद कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं जिसारत करने लगा हूँ। मैंने कोशिश की है इस गुफ्तगू से पहले मैं मलिक अहमद ख़ान साहब से बात कर लूँ ताकि हमारी बातों में कुछ अगर तजाद है हम उसको दूर कर लें। हम एक पार्टी में हैं, एक ही लीडरशिप है,
खानदानी तल्लुकात हैं, मेरा अपना ज़ाती तल्लुकात हैं, मेरे मेरे एक लिहाज से वो मोहसिन भी हैं। उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त में मुझे हेल्प जो है एक्सटेंड की हुई है। मैं आपके सामने खुल के एतराफ़ करना चाहता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें, एक शख्स का किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन एक सिचुएशन जहां पे जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कोई डेडलॉक हुआ हो या फंसा हुआ हो या डेडलॉक हुआ हो, वहां पे एक ऑप्शन की सूरत में ऑफर करना वो एक अलग चीज है। ये दो अलग चीजें हैं। ये मेरा ख्याल है तुसी मेरा मतलब है इंटेलिजेंट इनफ यू आर, तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ना मैं जो बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे, खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो खाई साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जब वो जिस सेंस में उन्होंने पहली दफा एक्सटेंशन ली थी, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा। हाँ, जो पहली मैं बात कर रहा हूं कि जो उस वक्त जो डेड लॉक था उसका सोल्यूशन के तौर के ऊपर वो कोई इस किस्म की टेम्पररी अरेंजमेंट जो है ना, वो उसका उन्होंने इंडिया दिया था कि ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। अच्छा, अब आप समझ गए? हाँ, मैं समझ। थोड़ा सा ज़रा आप व्यूअर्स को भी समझा देना, क्योंकि आप इतनी अहम बात कर रहे हैं। तो अगर आप व्यूअर्स को थोड़ा समझा देंगे तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा पूरी कौम पे। देखें, मैं उन्होंने आप तो समझ गए हैं, तुसी वैसे भी समझदार हो, बहुत ही समझदार है हो। लेकिन मीर साहब, जो बात उन्होंने जो बरखुरदार अहमद खान साहब, मोहम्मद अहमद खान साहब जो बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। आप भी उसके विटनेस हैं, वो और भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा हुआ है। लेकिन ये एक डेडलॉक को सॉल्व करने की बात हो रही थी जिसमें वो हमारी रिकमेंडेशंस को कबूल नहीं कर रहे थे, और उन्होंने हमारी एक रिकमेंडेशन की कबूलियत की एक तरीका निकाला कि इंटरम पीरियड के अंदर जो है ना वो ये जो बात मैं कर रहा था पहले, इंटरम पीरियड में आप ये सोल्यूशन कर लें और अल्टीमेटली आप अपनी मर्जी कर लें। यानी कि इंटरम पीरियड में वो कह रहे थे कि मुझे 6 महीने के लिए, साल के लिए मुझे एक्सटेंशन दे दें। जी के, और उस वक्त तक जो है फिर जो है आप अपनी चॉइस जो है एक्सरसाइज कर लें। ये बात थी बिल्कुल। मैं और इसके लिए मैंने आपको कन्वे किया है कि मुझे जो भी आप किसी फोरम पे ले जाना चाहते हैं, किसी किस्म की वो कसम या हल्फ लेना चाहते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस पे कुरान भी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने ख्वाजा साहब से दरख्वास्त की कि नहीं, इसको कुरान को इसमें रहने दें। लेकिन ख्वाजा साहब ये बताएं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो नवंबर 2022 में किसी भी कीमत पर सीनियर मोस्ट जो आर्मी ऑफिसर थे जनरल आसिम मुनीर, वो किसी भी कीमत पर उनको आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार नहीं थे, रेजिस्टेंस कर रहे थे। इसकी क्या वजह थी? देखिए, मेरा अपना जो भी छोटा मोटा सियासी एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल चाहते थे कि उन्होंने जो पावर है 2016 से लेके 2022 तक जो एक्सरसाइज की, वो उसकी प्रेसिडेंस पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है। जो भी ख्वाहिशात या जो भी उमंगें इमरान खान साहब की थी वो भी सारी उन्होंने पूरी की। इमरान खान को लेके आए, उसके बाद इमरान खान वाला सारा शो जो है, सारी फिल्म जो है वो 4 साल चलाई। तो ही एक्सरसाइज इमेंस पावर, और इमरान खान साहब उनको बाप कहते थे और उनकी तारीफें टेलीविजन पे बैठ के इस तरह करते थे कि हमारे छोटे शहरों में और गांव वगैरह में जो एक तबका होता है वो उस तरह की तारीफें वो भी नहीं करते। तो इस किस्म का ये चीजें, ये नशा होता है, ये इसकी एडिक्शन हो जाती है आपको जब आप बड़े ओहदों पे हों। और मैं कल भी किसी को कहा था कि आवाज़े दोस्त एक किताब है मुख्तार मसूद की, खुशामद के उन्होंने 7-8 सफ़ों में डिफाइन किया हुआ है, 72 या 73 सफ़े से लेके 77-78 सफ़े तक जो है, तो जरूर पढ़िएगा उसमें कि खुशामद किस तरह बंदे को एडिक्ट कर देती है। और उसकी क्वालिटी जो है, मैंने ये किताब जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था उस जमाने में पढ़ ली थी। सर, ये मैंने किताब तब पढ़ी थी जब मुख्तार मसूद साहब मरहूम ने मेरे वालिद मरहूम को दी थी, और ये 70s की बात है। जी, अच्छा खाई साहब, हम मौजू पे आते हैं।
ये उस चीज को जो है तर्क करना, उस हैबिट को या उस इल्लत को तर्क करना जो है कि आप यू स्टार्ट एंजॉयिंग पावर, यू स्टार्ट एंजॉयिंग सो मेनी अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जो है वो बड़ा हौसले का काम होता है। तो मेरा 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 अपना ख्याल है कि बायस साहब जो है एक कॉन्टिन्यूशन चाहते थे, खुद जो है वो ऑब्वियसली ओहदे से हट जाए, और लेकिन अच्छा खाई साहब, एक और हैंड पिक, मेरी बात, मैं ये एक फिक्रम, एक जी जी, अपना हैंड पिक बंदा जो है, अपना बंदा वो अपॉइंट करवाना चाहते थे ताकि उनकी पावर की कंटिन्यूटी जो है कायम रहे। ये मेरी तो बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने किसी मौके पे जनरल फैज हमीद की भी सिफारिश की कि इनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। उन्होंने ये जरूर कहा कि जी कि मैं उसको नहीं पुश करता, आप भी जो है, जो आप भी अपनी जो इंसिस्ट कर रहे हैं, ये स्टार कर रहे हैं, उससे दस्तबरदार हो जाएं। तो किसी और नाम के, एक और नाम उन्होंने, हाँ, वो साहिर शमशाद साहब का भी उन्होंने नाम लिया, फिर उन्होंने एक और साहब और फिर उन्होंने हमारे एक दोस्त को जो है, जो उन्होंने लंदन भी भिजवाया कि कोई मुकमका हो जाए। जी, वो दोस्त अब आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं और आप उनकी वजारत उज़्मा में आप वज़ीर दफ़ा थे, लेकिन वो जो आपके दोस्त हैं उनको क्या इतना शौक़ था कि वो क्यों बाजवा साहब के बिहाफ पे नवाज शरीफ साहब से जाके मुलाकातें करते थे? सर मैं को ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मुझे उनके साथ जो 30-35 साल का मेरा ताल्लुक है, मुझे उसका बड़ा एहतराम है। मैं ज़्यादा बात उस सिलसिले में नहीं करना चाहता। अच्छा, हर बंदे को हक है कि अपनी ख्वाहिशात रखे, उन ख्वाहिशात को पूरा करे, हर बंदे का हक है। खाई साहब ये बताएं कि अब जिस तरह के जनरल फैज़ जो हैं उनको कस्टडी में लिया हुआ है, कोर्ट मार्शल शुरू हो गया, 3 मज़ीद फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और न सिर्फ ये कि जब जनरल फैज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म में थे उस ज़माने की तहकीकात हो रही हैं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद के ज़माने की भी तहकीकात हो रही हैं। आप ये नहीं समझते कि रिटायरमेंट के बाद के ज़माने में भी जनरल फैज़ का जनरल बाजवा से रब्ता था, और पहले भी जिन मामलात की तहकीकात हो रही हैं तो जनरल फैज़ जो है उनको असल प्रोटेक्शन तो जनरल बाजवा से मिलती थी? तो क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि अगर जनरल फैज़ की तहकीकात हो रही हैं तो बाजवा साहब की भी होनी चाहिए? देखिए, मुझे इतना जरूर जो मैं इत्मीनान के साथ जो बात कर सकता हूँ, बाकी तो स्पेकुलेशन होगी, कि जनरल बाजवा साहब का और जनरल फैज का बहुत करीबी था। वो जिस तरह नहीं वो हमारा क्रिकेटर कहता डेटा बहुत है, उस तरह जो है ना ये बहुत करीबी ताल्लुक था। ये वैसा ही ताल्लुक है, ताल्लुक जो है, ये वैसा ही ताल्लुक है जैसा आपका और नवाज शरीफ साहब का है। मेरा नवाज शरीफ का बड़ा खूबसूरत और प्यारा ताल्लुक है, उसमें कोई जो है ना मोटिव शामिल नहीं है, ना उनका कोई मोटिव है ना मेरा मोटिव है। और इस ताल्लुक की जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा नवाज शरीफ का 1964 ले जाए ना पीछे, 6 और 6 ये 60 साल का ताल्लुक है। तो 60 साल की ताल्लुक की जो पायदारी जो है उसका एक अपना तकद्दुस होता है। अच्छा, तो ये तो सारा ये तो प्रमोशनों का और तो इसका मतलब है मैंने गलत मिसाल दी है, मैंने गलत मिसाल। हाँ, गलत, बिल्कुल। मैं एहतजाज करता हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ, मैं अपनी मिसाल वापस ले लेता हूँ। लेकिन खाई साहब ये बताएं कि ये जो मलिक अहमद खान साहब ने भी NDU की जिस मीटिंग का हवाला दिया है, यहाँ पे तो जनरल बाजवा साहब ये ज़रूर कह रहे थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बार बार कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और फिर उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि किसी भी वक्त मार्शल का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ तक कहा कि जिन लोगों को मार्शल लगाने के बाद गिरफ़्तार किया जाएगा उनकी लिस्ट भी बन चुकी है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ये सामने बैठे हैं हामिद मीर साहब, इनका भी नाम शामिल है। लेकिन खाई साहब, क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके सामने भी मार्शल की बातें करते थे, धमकियाँ देते थे मैं मार्शल लगा दूंगा? देखें, मीर साहब, मैं जो बात नहीं करना चाहता था आपने कर दी है, और मैं उसके लिए मुझे लिहाज जो है वो फिर कहूँगा मलिक अहमद खान साहब का लिहाज और उनके साथ जो एक मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है उसकी वजह से जो है ना मैं नहीं करना चाह रहा था। लेकिन एक सिटिंग में उन्होंने जिसको कहते हैं इस तरफ भी इशारा किया, जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ये भी इशारा किया कि मैं मार्शल लगा दूंगा। जी 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 जी। तो खाई साहब, अब आप वज़ीर दफ़ा हैं इस मुल्क के, तो एक आर्मी चीफ जो है उसने बतौर एक फ़ौज के सरबराह के
वज़ीर दफ़ा के सामने कहा कि जी हम मार्शल लॉ भी लगा देंगे, और सिर्फ आपके सामने नहीं कहा, ये बातें तो उन्होंने NDU में एक ऐसे मजमे में भी की। मजमे में कही हुई हैं, मजमे में ठीक है, कही हुई हैं। तो क्या फिर उस बंदे पर उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं कौन होता हूँ, मेरी 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 इतनी जो आप बात है, वज़ीर मैं दफ़ा आगे हैं, अब आप वज़ीर दफ़ा हैं इस मैं मुल्क के। आगे ही औकात से बढ़ के बातें कर रहा हूँ। लेकिन मीर साहब, ये देखें, ये जब ख्वाहिशात की जो है एक सैलाब हो ख्वाहिशात का, तो इंसान जो है ना वो फिर अल्टीमेटली स्टम्बल करता है, इंसान ठोकर खाता है। कि ख्वाहिशात जो है ना कंट्रोल में रहनी चाहिए। मैं एक बात, मेरा ख्याल है मैंने आपको सुनाई थी पहले भी, ये बात जो है मैं जल्दी आपको सुना देता हूँ। मेरे वालिद स्पीकर का इलेक्शन आ गए। हाँ। मैं बाहर रहता था, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आप इलेक्शन हार गए। कहते हैं बेटा मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है। तो मैंने कहा जी लेकिन मुझे एक नसीहत भी हुई। ये मेरे वालिद ने मुझे कहा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो मैंने कहा अब्बा जी नसीहत क्या हुई है? कहते हैं बेटा मैंने इस ओहदे के लिए ख्वाहिश बड़ी की थी, और शिद्दत की ख्वाहिश जिंदगी में बेटा याद रखना, सिर्फ अल्लाह की रजा की करना, किसी दुनियावी चीज की ना करना, अच्छा। नहीं तो पछताओगे। और ये दुनियावी चीजों के पीछे हम पागलों की तरह ना रिश्तों की कदर करते हैं, ना कोई जो मजहब सिखाता है उसकी कदर करते हैं, ना किसी और चीज की कदर करते हैं। एक पागलों की तरह जो है अपनी ख्वाहिशात के पीछे जो है अंधाधुंध भागते रहते हैं। हमें खुसूसन जो हुक्मरान तबके के, जिस तरह मैं भी छोटा मोटा ऐसे उसका तल्लक है मेरा, तो हम लोगों को इससे परहेज करनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर ये चीज जो है, ये अमल जो मैंने आपको मिसाल दी है, इस पे अमल करना शुरू करें। अच्छा खाई साहब, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग चल रही है, तो जब से ये ऐलान हुआ है तो इमरान खान साहब जो हैं वो कम से कम 2 दफ़ा ये कह चुके हैं जी कि मेरा जनरल फैज़ से उतना ही ताल्लुक़ था जितना किसी वज़ीर आज़म का अपने किसी सबॉर्डिनेट DG ISI के साथ होता है। और बार बार वो कह रहे हैं जी कि अगर जनरल फैज़ जो हैं वो 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस हैं तो इसकी जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी कर लें। आपका क्या ख्याल है कि जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए? देखिए, हमारे वक्त में तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ इंक्लूडिंग, और मियां नवाज शरीफ का पूरा खानदान, उनकी बेटी, सबको शामिल कर लिया गया। उस वक्त तो उन्होंने उनको इस किस्म की कोई बात जो है ख्याल ना आया। और और जो है अकामा पे जो बात शुरू हुई थी, वो पनामा से जो बात शुरू हुई थी वो अकामा पे आ गई, फिर सजाएं हुई, फिर सारे के सारा खानदान अंदर हुआ, हमारे जैसे वर्कर भी अंदर हुए। तो ये अब उनको जेल में बैठ के जुडिशल कमीशन और इस किस्म के, अगर अगर कोई हुकूमत चाहे तो बना भी सकती है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन वाई जुडिशल कमीशन इन 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 दिस पर्टिकुलर केस जो है, उनको क्यों ख्याल आ रहा है, बार बार वो जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। और मैं एक एक बात सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन जो है ना, जो खूह खाते पानी होती है ना चीज, वो तो जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं। जी। ये मैं क्या, तारीख हमारी बताती है, मैं कौन होता हूँ ये अच्छा बात खाई साहब, एक सवाल जो है वो अब मैं चलते चलते इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये तो साबित हो गया कि जनरल फैज़ साहब जो हैं उनके सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर ताल्लुकात नहीं थे, उनके आपकी जमात के अंदर भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और पीपल्स पार्टी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा गहरे ताल्लुकात थे। तो अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या उसके नतीजे में उन साहब का भी नाम नहीं सामने आएगा जिनका ना आपने नाम लिया ना मैंने नाम लिया, लेकिन वो आपकी पार्टी में कुछ अर्सा पहले तक शामिल थे, और भी लोगों का नाम आएगा, जिस तरह अब मलिक अहमद मोहम्मद अहमद खान साहब डिफेंड कर रहे हैं बाजवा साहब को, इसी तरह हमारे और भी दोस्त हैं आपकी पार्टी में जो जनरल फैज़ साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंड करते रहे हैं। तो अगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो फिर पता चलेगा कि फैज़ साहब की जड़ें जो हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं थी, मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी बड़ी गहरी थी। मीर साहब, जनरल फैज साहब के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा, मैं आपको किसी और प्रोग्राम में सारा जो इंटरेक्शन जहाँ जहाँ भी रहा, लेकिन मेरा मेरा उनके साथ कोई करीबी ताल्लुक नहीं था। मैं उनको 2 दफ़ा, एक दफ़ा उनको मिला था जाके, जो मैस है इनका
ये कोसार के पास जो ये ट्रेड नंबर 5 के सामने मैस है, वहां में मिला, जो मैं 1-on-1 की बात कर रहा हूँ। एक 1-on-1 जो है जनरल एजाज अमजद साहब के घर में हुई थी मुलाकात, उसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और एक हो सकता है कोई और हो, बाकी मेरी उनके साथ जो है 1-on-1 को मीटिंग, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त थे, बल्कि मुझे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मैं उनको शक्ल से पहचानता भी नहीं था, हालांकि मैं वजीर था दफा का रहा हुआ, मैं नहीं पहचानता था। अच्छा। उसके बाद जो है पब्लिकली मुलाकात होती रही, वो भी प्लेजेंटली मिलते थे, मैं भी प्लेजेंटली मिलता था, लेकिन जो हम पे गुजरी गुजरी उतनी शबे हिजरा आकबत हमने संवारी है कि नहीं संवारी, ये तो वक्त बताएगा। तो उसके इंजीनियर जो हैं वो इमरान खान, और ये जो बरमूदा ट्रायंगल है जिसमें वो जहाज गर्क हो जाते हैं वो बहरे ओकेयानुस में, ये बरमूदा ट्रायंगल थी जनरल बाजवा, अपना इमरान खान और जनरल फैज। अच्छा, चलें खाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे एक ब्रेक ले, दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 4 महीने पहले अप्रैल 2024 में हमने अपने इसी शो में एक सवाल उठाया था। सवाल ये उठाया था कि ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी एक सियासी जमात के लोगों से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और उनको फैज़ याब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस सियासी शख्सियत के सामने सवाल उठाया था उनको आज हमने दोबारा दावत दी है अपने प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उनका चेहरा दिखाऊं, आप पहले वो क्लिप देख लें 4 महीने पहले वाला। आपके कुछ साथी ये कहते हैं कि अभी भी ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ जो हैं वो आपकी पार्टी के बहुत से लोगों को अपने फैज़ से फैज़याब कर रहे हैं, तो मुदाखलत तो भी हो रही है आपकी पार्टी में। देखें, किसी का कोई ज़ाती ताल्लुक़ है, दोस्ती है, उस पर मैं नहीं बात करता, लेकिन कोई भी शख्स हो आइन के मावरा जाएगा, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे वो जुडिशरी से हो। ये जो किताब है ना आइन की, हाँ। इसको हमने कागज़ का पलंदा बनाया है, इसको अमल करके हम आइन पाकिस्तान बना सकते हैं। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब आज दोबारा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद ख़ान साहब, 4 महीने पहले मैंने आपको एक सवाल किया था, आपने उसका एक बड़ा मुनासिब सा जवाब दे दिया था, लेकिन अब जबकि जनरल फैज़ साहब को इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है कि उन्होंने करप्शन की, जब उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी उतारने के बाद वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो उनकी गिरफ़्तारी से आपकी पार्टी में कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुझे याद है आपने ये सवाल किया था। देखें, प्रोफेशनली एक ताल्लुक़ रहा ये जनरल फैज़ साहब से, लेकिन हुकूमत ख़त्म होने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी की सियासत में या किसी चीज़ में उनका कोई रोल था। ज़ाती सलाम दुआ सब लोगों की होती है, कोई गमी खुशी में चला जाता है कोई बात, लेकिन मैं उस टॉप हायरार्की में तो नहीं हूँ अभी। ज़ाहिर है मेरे पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है जिसमें कोई डायरेक्शन का मुझे पता लग सके, लेकिन कोर कमेटी में मैं बैठता हूँ, कुछ मीटिंग्स में जिनमें डिसीजन मेकिंग किसी हद तक होती है। मेरे नॉलेज में कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि वो कोई डिसीजन मेकिंग में किरदार डायरेक्टली जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो उनको पकड़ा गया है, चूँकि एक इंटरनल मैटर है और हमारा पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ है, मैंने भी इस पर बड़ी क्लियर बात की है कि इंटरनल उनका इदारे का अपना एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम है। अगर वो है तो वो ठीक है, लेकिन फिर वो होना सब के ख़िलाफ़ चाहिए। अगर इस जो हिरासत है फैज़ साहब की, इसको अगर खुदा न खास्ता PTI के ख़िलाफ़ यूज़ करने की कोशिश की जाती है, फिर हमारी जमात उस पर अपना पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देगी। लेकिन फ़ी वक्त चूँकि एक इंटरनल मैटर है, अंदरूनी मामला है, तो ठीक है अगर वो करप्शन के ख़िलाफ़ उनका स्टैंड है। लेकिन एक बात वो बिल्कुल बेस लाइन है कि फैज़ साहब के ख़िलाफ़ का कोई करप्शन का केस है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर सब के ख़िलाफ़ होना चाहिए। यानी कि जब फैज़ साहब के पास ताकत थी और इख्तियार था और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की तहकीकात हुई और उस वक्त जो लोग उनके बॉसेस थे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, जुर्म तो जुर्म है, गलती तो गलती है। नुकसान हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों का तब होता है जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं। अगर एक जुर्म में किसी खुदा न खास्ता करप्शन में अली मोहम्मद और हामिद मीर साहब इन्वॉल्व हों और सिर्फ हामिद मीर को पकड़ लें, फिर तो मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर सब पे हाथ पड़ना चाहिए।
अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो स्वाबी के जलसे में ऐलान हुआ था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी, हमाद अजहर साहब ने कहा था हम अडयाला जेल रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हमाद अजहर साहब ने तो आज फिर दोबारा इस्तीफ़ा दे दिया, पहले भी उन्होंने दिया था, आज फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। नहीं हुआ। मैं एक मीटिंग में था बड़ी अहम, उसकी मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा, एक अच्छी खुशखबरी है कौम के लिए। अच्छा, तो बताएं, आप पहले खुशखबरी बता दें। आपको याद होगा चीफ जस्टिस के नीचे एक दो नहीं, वो तो एक और इशू है ना। नहीं वो नहीं, दूसरा जो एक मुबारक सानी केस आया था, कादियानी एक इशू था, और उस पर कौम में बड़ा इस्तराब पाया जाता था। कौमी असम्बली में कुछ लोगों ने उस पर अपना इजहार ख्याल किया, मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया, और उस पर फिर कौमी असम्बली से स्पीकर साहब ने एक लॉ कमेटी को मामला भेजा था, लॉ एंड जस्टिस कमेटी। जी, उस पर आज हमारी मीटिंग हुई है और यूनानिमसली ये फ़ैसला हुआ है कि जो कादियानी मुबारक सानी केस था जिस पे कौम में, उलमा में, आम पाकिस्तानी में बहुत इस्तराब था, यूनानिमस फ़ैसला उस कमेटी का ये आया है, रिकमेंडेशन गई है कौमी असम्बली को कि हुकूमत पाकिस्तान उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रेफरेंस में जाएगी और उस फैसले को ख़त्म करवाएगी। तो ये हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हो गया। हाँ जी, इस इशू पे कि ख़त्म नबूवत वाले इशू पे कोई सियासत नहीं है, उस पर सब एक हैं। बल्कि कुछ मेंबरान में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ मेंबरान ने तो ये तक उसमें राय दी है जिस पे सब ने, इस वाले नुक्ते पे सब ने एग्री नहीं किया, लेकिन ये राय भी आई है कि इन जज साहिबान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है उसमें रेफरेंस भी जाना चाहिए इस फैसले की वजह से। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ये मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कहा है, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट बार्स ने भी कहा है, हाई कोर्ट बार्स ने भी इस पे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा 42 है वो ठीक नहीं है, पूरा फैसला उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि इससे एक बहुत इब्हाम पैदा हुआ है, बहुत लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जो आईन ने फैसला कर दिया कि जो ख़त्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते वो मुसलमान नहीं है, तो उनको जहरन या ज़ाहिरन या उसमें घर की खलवत में आप तबलीग की या उसकी अपनी टीचिंग्स की इजाज़त नहीं दे सकते। तो उस पर एक बहुत बेचैनी थी। मैं समझता हूँ कि आज का एक अच्छा स्टेप आया है कि यूनानिमस आया है, लॉ मिनिस्टर उसमें बैठे हुए थे, हुकूमती अरकान बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए थे, हम लोग PTI वाले सारे जमीयत के बैठे हुए थे, सब ने ये फैसला किया है कि ये फैसला जो है इस पर कौम को बहुत ज़्यादा खदशात हैं और उसको रिवर्स होना चाहिए। तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आइंदा भी ऐसे फैसलों का रास्ता रुकेगा जो आईन पाकिस्तान के मुनाफी हों या जो ख़त्म नबूवत वाले इशूज़ पे, क्योंकि बड़े हसास मामलात होते हैं, इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आज काफ़ी अरसे के बाद हुकूमत और अपोजिशन कम से कम एक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में मुत्तहिद हो गई है। नहीं, इशू ऐसा था, इस पर कौमी असम्बली में भी सब मुत्तहिद थे। तो अब ये कौमी असम्बली में करारदाद आएगी, ये यहाँ से रिकमेंडेशन चली जाएगी और कौमी असम्बली में इससे करारदाद आएगी जो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेगी कि उस पर हुकूमत खुद रेफरेंस में जाए और ये फैसला जो है वो रिवर्स हो। इस फैसले को रिवर्स करवाने के लिए रेफरेंस दायर करे हुकूमत। हाँ जी। अच्छा, अब ज़रा फिर वो दोबारा मैं उसी सवाल पे आ जाता हूँ कि हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो जो सितंबर में आपकी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, वो होगा लॉन्ग मार्च? देखिए, अभी उसका फ़ैसला ऐसे तो नहीं हुआ कि खान साहब ने फ़ैसला किया हो या कोर कमेटी ने उस पर यूनानिमस फ़ैसला किया हो। सवाबी जलसे में ये बात आई थी और ज़ाहिर है उस पर खान साहब आखिरी फ़ैसला करेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च करना है, और अगर करना है तो कब करना है, क्या सितंबर में करना है, लेकिन उसमें फ़ैसला अभी नहीं हुआ खान साहब की तरफ से। अच्छा, फ़ैसला नहीं हुआ? नहीं सर। तो ये तो फिर इस तरह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, और हमाद अजहर साहब ने भी आज इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि वो कह रहे हैं जी जो तहरीक इंसाफ लाहौर का जो सदर तब्दील किया गया तो मुझसे नहीं पूछा गया, तो उन्होंने कहा वो तो मीर साहब जहाँ तक लॉन्ग मार्च तो बहुत बड़ा फैसला है, वो तो खान साहब ही करेंगे। ज़ाहिर सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब भी ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, लेकिन लीडर तो खान साहब ही हैं। बाकी जो हमाद का मसला है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता ही है आज मैं इस ख़त्म नबूवत वाले उसमें हम बिज़ी रहे मीटिंग में, लेकिन हमाद साहब को अगर रिजर्वेशंस हैं, पार्टी के पुराने हमारे यंग लीडर हैं, तो ज़रूर उसको खान साहब देखेंगे। अगर उनसे मशवरा नहीं हुआ तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, मुझे इस पर पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमाद से मशवरा तो होना चाहिए। अच्छा, मशवरा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया, कबूल नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया, फिर कबूल नहीं हुआ। अब हमाद साहब ने भी पहले इस्तीफ़ा दिया था, कबूल हुआ, फिर इस्तीफ़ा दिया, पता नहीं कबूल होता है कि नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है ना उसके अंदर काफ़ी कोई गड़बड़ है। मैं पार्टी के इंटरनल मैटर्स, आपको तो मेरी तबीयत का पता है, कभी पब्लिक में मैं नहीं डिस्कस करता, लेकिन मैं एक बात सबको कहूँगा, चाहे PTI के हों या किसी भी जमात के हों, मैं ये इस्तीफ़े वगैरह देने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आखिरी वक्त तक फ़ाइट करना चाहिए, चाहे एक ही बंदा क्यों ना हो, और फिर अल्लाह ने वो मौका दिया
और मैंने एक दफ़ा खान साहब को याद भी दिलाया। मैंने बहुत साल या बहुत अरसा पहले खान साहब को एक दफ़ा कहा था कि अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त आया और आप पीछे मुड़ के देखें और कासिम और सुलेमान भी नज़र ना आए तो अली आपको नज़र आएगा। शुक्र अल्लाह ताला ने वो लाज रखी 9 अप्रैल की रात। तो वो कहते हैं ना कि वन मैन मेक्स ए डिफरेंस, एक आदमी भी खड़ा हो तो फ़र्क पड़ता है। वो उस रात में एक था जब खड़ा था, लेकिन अगली रात पूरी कौम निकल आई। तो मैदान में खड़े रहना चाहिए। अच्छा, आपने अडयाला जेल रावलपिंडी में काफ़ी अरसा गुजारा है, ठीक है। आपकी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं जेल के साथ, हैं। मैं उन कुछ आपकी यादों के बारे में मुझे भी पता है। मैं आपके साथ बड़ी एहतियात से गुफ्तगू करूँगा एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अली मोहम्मद खान साहब, अडयाला जेल रावलपिंडी का एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उस पर इल्ज़ाम है कि जी वो इमरान खान साहब के साथ उसके बहुत करीबी ताल्लुकात थे, वो उनको फैसिलिटेट करता था, उसको हटा भी दिया गया, उसको हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन मुझे जो आपकी कहानी पता है अडयाला जेल की, तो वहाँ पर तो बड़ी सख्ती थी। आज आप हमें ये बताएं कि अडयाला जेल में क्या ये पॉसिबल है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो किसी कैदी को फैसिलिटेट कर सके? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, और ख़ासकर जब इतना हाई प्रोफाइल कैदी हो, मेरे जैसा आम कैदी उसको नहीं कर सक रहे थे। मैं ये एक्नॉलेज करूँगा कि वो मतलब इज़्ज़त वाले आदमी थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम साहब की बात कर रहे हैं। डिसेंट अकरम साहब आपके ज़माने में भी थे? जी, डिसेंट आदमी थे, लेकिन कोई सख्ती तो थी हम पे। मैं तो एक दफ़ा तो कुछ 40 घंटे से ज़्यादा 50 घंटे के करीब मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले उसमें डेथ सेल जो होता है जिसको उसमें, लेकिन वो मैं नहीं कहता कि उनका कोई दोष है, उन पे ऊपर से प्रेशर होगा जो भी था। और ये जो वहाँ सुपरिटेंडेंट होते हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या जो भी अमला होता है, इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ कुछ और भी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, कोई इंसानी कैमरे भी होते हैं और मशीनी कैमरे भी होते हैं। तो इंसानी कैमरे ज़्यादा इंसानी कैमरे, तो वो मैं नहीं समझता कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट इतना कोई रिस्क ले सकता है। सवाल मेरा मैं इसलिए आपसे उठा रहा हूँ कि बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है ना, एक उन पे इल्ज़ाम तो लगा है। तो जिस जेल में इतने ज़्यादा इंसानी कैमरे लगे हों, इतने ज़्यादा मशीनी कैमरे लगे हों, कुछ इंसानी कैमरे ऊपर भी बैठे होते हैं वहाँ। आज मुझे नहीं जाने दिया। अच्छा। मेरे पास चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है अली मोहम्मद एडवोकेट के पास, जो कि MNA भी है इत्तेफाक से। मुझे आज अपने लीडर से मिलने नहीं दिया। चीफ जस्टिस के हुक्म की ये हैसियत है अडयाला जेल में। अच्छा, तो आपको नहीं मिलने दिया? नहीं। अच्छा, तो मुझे आप बताएं, क्या एक सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की इतनी हिम्मत हो सकती है कि चीफ जस्टिस के फैसले को ना माने? क्या प्रेशर है उन पे? कौन है ये इंसानी कैमरा किसका है? तो जब आप जेल के अंदर थे तो वहाँ पे फिर आपको कोई ना कोई फैसिलिटी तो मिलती होगी ना, तो कैसे मिलती थी? जेल का खाना आता था बस, और चक्की में होते थे। और एक नहीं, कभी कभी आपको कोई किताब पढ़ने के लिए मिल जाती थी? किताब मैं कुरान ही पढ़ता था, और वो मैंने वहाँ से हदिया कराया था लाइब्रेरी से। आज भी मेरे पास वही कुरान है, बाकायदा इजाज़त लेके गया था। 27 मई अडयाला जेल 2023 उस पर लिखा हुआ है। एक चीज़ अलबत्ता अडयाला जेल की याद मुझसे कभी नहीं भूलेगी, जो मुझे पहले नहीं पता था, क्योंकि अंधेरे में लेके गए थे, फिर जेलम से भी अंधेरे में लेके आए। लेकिन जब ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके अब जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरी 85 साला माँ, जो कि काफ़ी वो बीमार रहती हैं, उन पे क्या गुजरी होगी जब वो पैदल वो उधर गई हैं और उन्होंने मुझे उधर देखा होगा। तो दैट वाज, यानी ज़िंदगी वालिद साहब की फौतगी पे इतना दुख नहीं हुआ जितना अपनी माँ को जेल आते देखा कि यार हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। क्या पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी बड़ी सज़ा है? अच्छा, आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक अहम बात कही, ऐलान किया, सुने वो क्या कह रहे हैं। जनरल फैज की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई, उनसे तहकीकात के बाद आज 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलविस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। सिर्फ रिटायर्ड फौजी अफसरान तक कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी, और लोग भी इसमें फंस सकते हैं। हो सकता है कि कोई रिटायर्ड जज साहब फंस जाए, फिर क्या होगा? आपको मालूमात होती है, लेकिन मैं तो यही बात करूंगा कि जो खान साहब ने की है कि फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हम नहीं चाहते इस पर कोई ज़्यादा कमेंट करें, लेकिन इसको अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा तो फिर इस पर हमारा रिस्पॉन्स भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी को सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शख्सियत
के साथ ज़्यादा तो मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा। हुकूमत के ज़माने में एक दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, उनकी वालदा मोहतरमा फौत हुई थी, आप भी शायद फातह खानी के लिए हम गए थे। नहीं, मेरे उनके साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं थे कि मैं फातह खानी के लिए जाऊँ। बहरहाल फातह के लिए हम गए थे, तो फिर उनको प्रोफेशनली मैंने देखा, कुछ मुलाकातें खान साहब जब पीएम थे वहाँ उनको मैंने देखा, टीएलपी वाले मामलात जब थे उसको वो देख रहे थे, बाजवा साहब देख रहे थे उसको, खान साहब खुद देख रहे थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर साहब थे। उस वक्त तो मैंने उनको बड़ा कॉम्पिटेंट देखा, उन चीज़ों को जब वो हल किया, वो एक पीसफुल तरीके से टीएलपी से हमारा मामला जो है वो हल हुआ। लेकिन फैज़ साहब से क़तई नज़र अब तो उनके ख़िलाफ़ ही चाराजोई हो रही है, लेकिन डीजी आईएसआई या आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस ये ऐसे ओहदे हैं मुल्क के जो काफ़ी इज़्ज़त तकरीम वाले ओहदे हैं। इस पे अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये सब कौम की लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल ये कोई खुशी या फ़ख्र की बात वैसे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे इन ओहदों पे जो भी लोग हों वो आइन के अंदर रहें, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बात की। और चाहे कोई भी आपका बॉस हो, खान साहब हो, मियाँ साहब हो, जो भी हो, आप आइन के अंदर रहें, अपनी ड्यूटी करें और अल्टीमेटली इज्जत जिल्लत अल्लाह देता है। अच्छा, अब आइन की बात आप कर रहे हैं तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, ओन अली खोसा साहब लापता हो गए हैं, तो हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने पिछले दिनों एक गाना बनाया था, उसके क्या बोल थे ज़रा सुने। बढ़ते रहे ये टैक्स और बिल, मरती रहे सारी आवाम, बिल बिल पाकिस्तान भूखी है आवाम, बिल बिल पाकिस्तान सब खा गए हुक्मरान। तो मैं इस तरह के गाने जो है वो बहुत अरसे से देख रहा हूँ। जब 1995-96 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक्त इबरारुल हक साहब का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, किने किने जाना बिलो द कार। उस गाने पर पाबंदी लग गई, इबरारुल हक के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, लेकिन फिर वक्त और हालात बदल जाते हैं। तो अगर इस तरह का एक गाना जो है ये ओन अली खोसा ने बना दिया है और इस पर हुक्मरानों का जिक्र आ गया है, तो मेरा ख्याल है आवाम जो है वाकई बिजली के बिलों से बड़े परेशान है। इस पर ओन अली खोसा को लापता कर देना, गायब कर देना, तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो रही है, तो अगर उसने कोई जुर्म किया है तो फिर उसको आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 10A के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर किसी अदालत में पेश किया जाना चाहिए और जो उस पर इल्ज़ाम है उसको हक दिया जाए कि वो उसका सामना करे। तो आइन और कानून की बालादस्ती अगर रियासत करेगी तो रियासत मजबूत होगी, अगर रियासत आइन और कानून को वायलेट करेगी तो रियासत मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।